चैप्टर चल रहा था डेप्रिसिएशन का, और डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। स्थायी संपत्ति को लगातार काम में लेने के कारण या उपयोग में लेने के कारण उसके मूल्य में जो कमी हो जाती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। और मूल्य में यदि कमी हो जाती है तो संपत्ति का मूल्य कम हो गया, तो ये व्यापार की दृष्टि से लॉस माना जाता है, हानि मानी जाती है। इसलिए व्यापारी इसको क्या करता है, डेप्रिसिएशन के नाम से अपनी पुस्तकों में दिखाता है। और इसको दिखाने से व्यापारी को कई बेनिफिट होते हैं। आयकर में बचत होती है क्योंकि उसका प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, खर्चे के रूप में दिखाने से तो टैक्स उसको कम देना पड़ता है। दूसरे, स्थायी संपत्ति को खरीदना उसके लिए आसान हो जाता है क्योंकि डेप्रिसिएशन के नाम से उसने जो खर्चा दिखाया था वो एक फंड बढ़ता जाता है डेप्रिसिएशन फंड के नाम से, और उससे एक अच्छा खासा फंड है वो इकट्ठा हो जाता है जिसे नई संपत्ति खरीदना है आसान हो जाता है। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, मूल्य में जो कमी हुई है कितनी हुई है, कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या है आपके, वैसे मेथड है इसके 10-11 होते हैं, लेकिन हम केवल 2 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 मेथड है इसमें। पहला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्थायी किस्त विधि, और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्रमागत ह्रास विधि। तो पहला आपके है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्थायी किस्त विधि। स्थायी किस्त पद्धति में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो संपत्ति की मूल लागत पर निकाला जाता है, यानी कि जिस समय संपत्ति शुरू में खरीदी गई थी, डेप्रिसिएशन हमेशा हर वर्ष उसी मूल्य पर निकाला जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर वर्ष ज्ञात किया जाता है। लेकिन स्थायी विधि में डेप्रिसिएशन हमेशा उसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट है, मूल लागत है, उसी पर निकाला जाता है। संपत्ति का मूल्य कम होता रहता है लेकिन डेप्रिसिएशन हमेशा उसकी मूल राशि पर ही निकाला जाता है। इस कारण इसमें डेप्रिसिएशन की जो राशि होती है वो हर वर्ष समान होती है, हर वर्ष समान रहती है। जैसे मान लो कि हमने एक मशीन 50,000 की खरीदी और डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो 10% है, तो 50,000 का 10% 5,000 डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन 5,000 हो गया तो 5,000 घटाने के बाद में मशीन का मूल्य तो 45,000 हो गया, 45,000 रह गया। लेकिन दूसरे वर्ष जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो भी हम 50,000 पर ही निकालेंगे। तो स्थायी विधि में यही होता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा मूल राशि जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर निकाला जाता है, इसलिए डेप्रिसिएशन की राशि हर वर्ष समान रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब संपत्ति का मूल्य पूरी तरह से शून्य हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या धीरे धीरे डेप्रिसिएशन करते करते उसमें संपत्ति का मूल्य कुछ भी शेष नहीं रहता है इस विधि में। और चूंकि इसमें डेप्रिसिएशन की राशि हर वर्ष समान होती है, इसलिए इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा पद्धति भी कह सकते हैं। दूसरी है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्रमागत ह्रास विधि। क्रमागत ह्रास विधि में क्या होता है कि इसमें डेप्रिसिएशन ज्ञात किया जाता है और डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद में संपत्ति का जो शेष मूल्य आता है यानी कि घटा हुआ मूल्य, अगले वर्ष हम उस घटे हुए मूल्य पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। जैसे जैसे संपत्ति का मूल्य कम होता जाता है हम डेप्रिसिएशन भी हम उस घटे हुए मूल्य पर ही निकालते हैं, तो इसमें डेप्रिसिएशन की राशि भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इस प्रकार डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में संपत्ति का जो शेष मूल्य होता है उस शेष मूल्य पर निकाला जाता है। तो ये कहलाती है क्रमागत ह्रास विधि, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले हम लेते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्थायी किस्त पद्धति। तो मैंने अभी बताया था कि स्थायी किस्त पद्धति में डेप्रिसिएशन हमेशा संपत्ति की मूल लागत पर निकाला जाता है और इसमें डेप्रिसिएशन की राशि है वो हर वर्ष समान रहती है, और इसमें अंत में क्या है, संपत्ति का मूल्य पूरी तरह से शून्य हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको डेप्रिसिएशन की राशि समान होने के कारण इसको स्थायी पद्धति या सीधी रेखा पद्धति है वो भी हम कह सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन की जो राशि है, अमाउंट है, वो हम कैसे ज्ञात करते हैं? ये तो डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के मेथड है, लेकिन राशि है वो कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए क्या है, यहाँ तो एक परसेंटेज होती है, अनुमान होता है कि संपत्ति के मूल्य में 4% कमी हो गई है, 5% कमी हो गई है या 10% कमी हो गई है। ठीक है, एक तो इस प्रकार से परसेंटेज दी हुई रहती है और उसके अनुसार हम डेप्रिसिएशन है वो संपत्ति पर निकाल लेते हैं, वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाता है। और दूसरे एक विधि ऐसी जिसमें डेप्रिसिएशन के लिए परसेंटेज नहीं भी होती है, उसमें क्या संपत्ति का जीवन काल होता है और संपत्ति का जीवन काल दिया हुआ होता है, तो ऐसी दशा में हम डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हम ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का हम इस्तेमाल करते हैं।
तो ये इसका फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, संपत्ति की कुल लागत, माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी कि अवशिष्ट मूल्य, बटे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स यानी कि संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। तो इनके बारे में मैंने बता दिया था। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, संपत्ति की कुल लागत कौन सी होती है कि इसमें स्थायी संपत्ति जो क्रय की जाती है उसमें क्रय मूल्य के साथ साथ उसके खरीदने के ऊपर हमारा किराया, भाड़ा, मजदूरी, स्थापना व्यय जो होते हैं वो भी हम उसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं, तो वो कहलाती है उसकी टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स आ जाती है। इस टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से स्क्रैप वैल्यू, एक निर्धारित अवधि के पश्चात जब संपत्ति हमारे उपयोग लायक नहीं रहती है, काम लायक नहीं रहती है, संपत्ति बेकार हो जाती है, तो संपत्ति भौतिक रूप से विद्यमान अवश्य रहती है, तो उस संपत्ति को हम क्या करते हैं, उसको बहुत कम मूल्य पर बेच देते हैं। तो उस संपत्ति को बेचने पर हमारे को जो पैसा मिलता है उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू यानी कि अवशिष्ट मूल्य। तो इसमें टोटल कॉस्ट में से हम क्या करते हैं, स्क्रैप वैल्यू को हम लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसमें संपत्ति का अनुमानित जीवन काल कितना है, अनुमान लगाया जाता है कि संपत्ति कितने वर्ष चलेगी, उस जीवन काल का इसमें भाग दे दिया जाता है, तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब प्रश्न में परसेंटेज नहीं दे रखी है। डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज हुआ ये ऐसा नहीं दे रखा है, केवल जीवन काल दे रखा है संपत्ति का। तो संपत्ति का जीवन काल यदि दे रखा है तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने डेप्रिसिएशन के अमाउंट के लिए बताया था ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल किया जाता है मैंने बताया था कि अगर संपत्ति का जीवन काल दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से स्क्रैप वैल्यू को हम लेस कर देते हैं, और संपत्ति का जो अनुमानित जीवन काल है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, उसका हम भाग दे देते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है। इसमें देखा है कि 1 अप्रैल 2015 को 7,60,000 रुपए की एक मशीन खरीदी। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को, जिस पर 40,000 रुपए स्थापना व्यय हुए, और मशीन का अनुमानित जीवन काल 3 वर्ष के पश्चात अवशिष्ट मूल्य 2 लाख रुपए यानी कि स्क्रैप वैल्यू जिसको बोलते हैं, अवशिष्ट मूल्य यानी कि स्क्रैप वैल्यू 2 लाख रुपए, यानी कि इसका जीवन काल 3 वर्ष, और 3 वर्ष के पश्चात अगर इस मशीन को हम सेल करते हैं तो हमारे को 2 लाख रुपए प्राप्त होंगे। दूसरे वर्ष के अंत में मशीन को 3 लाख रुपए बेच दिया, लेकिन हमने दूसरे वर्ष के अंत में ही इसको मशीन को बेच दिया 3 लाख रुपए में, और खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो देखो डेप्रिसिएशन की राशि हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की राशि ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि जीवन काल दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, संपत्ति की कुल लागत। कुल लागत कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मशीन का जो क्रय मूल्य है, परचेज वैल्यू है, वो है 7,60,000 रुपए। तो क्रय मूल्य के साथ साथ उस पर जो खर्चा होता है उसकी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना व्यय, किराया, भाड़ा, मजदूरी, वो भी हम उसी में जोड़ देते हैं। तो 40,000 रुपए जो स्थापना व्यय है ये भी हम इसमें जोड़ देंगे 7,60,000 में। तो मशीन का जो मूल्य है वो कितना हो गया, 8 लाख रुपए। अब मशीन का जो मूल्य है 8 लाख रुपए माना जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स है वो आपकी कितनी हो गई, 8 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख रुपए टोटल कॉस्ट हो गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को हम लेस करते हैं, अवशिष्ट मूल्य। तो स्क्रैप वैल्यू है 3 वर्ष के पश्चात वो कितनी है, 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए है वो हम लेस कर देंगे। तो 8 लाख में से 2 लाख रुपए लेस कर दिए तो इसमें अमाउंट है वो शेष वो कितना आ गया, 6 लाख रुपए। और हम इसको डिवाइड किससे करते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ, अनुमानित जीवन काल से, और अनुमानित जीवन काल है वो कितना है, 3 वर्ष। तो 3 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो गया, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए जो है ये क्या आ गया, आपके डेप्रिसिएशन आ गया। ये डेप्रिसिएशन है, यानी कि हर वर्ष मशीन के मूल्य में कितनी कमी हो रही है, 2 लाख रुपए हर वर्ष। ठीक है, हर वर्ष 2 लाख रुपए जो है मशीन के मूल्य में कमी हो रही है। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है हर वर्ष 2 लाख रुपए दिखाया जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम से। तो ये तो हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लिया इस फॉर्मूले के आधार पर।
और इसकी हम एंट्री क्या करते हैं, एंट्री के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम एंट्री क्या करते हैं। देखो हमने मशीन खरीदी 1 अप्रैल को, तो मशीन खरीदने पर हम एंट्री है, अधिकतर हम क्या करते हैं चेक का इस्तेमाल करते हैं, तो कैश की जगह हम क्या लिखते हैं बैंक। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। पेमेंट करने वाला बैंक है तो हम एंट्री क्या कर देंगे, मशीन अकाउंट DR टू बैंक। तो सबसे पहले तो 7,60,000 रुपए से एंट्री कर देंगे मशीन अकाउंट DR टू बैंक, और इसकी स्थापना पर व्यय हुए हैं। बैंक की जगह आप चाहे तो कैश भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो मशीनरी अकाउंट DR टू कैश। और इसके बाद में 40,000 रुपए स्थापना व्यय हुए हैं, ये भी इसकी लागत में जोड़े जाएंगे। तो ये भी क्या करेंगे, इस खर्चे के नाम से नहीं लिखे जाएंगे, ये भी किसके नाम से लिखे जाएंगे, मशीन के नाम से। तो इसकी एंट्री भी हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, तो इस प्रकार से अब मशीन का मूल्य टोटल कितना हो गया, 8 लाख रुपए। ये तो हमने मशीन के खरीदने की एंट्री कर ली, यानी कि मशीन का मूल्य है वो 8 लाख हो गया। 7,60,000 रुपए की मशीन खरीदी थी, 40,000 रुपए स्थापना व्यय, वो हमने इसमें जोड़ दी 8 लाख रुपए में। अब देखो डेप्रिसिएशन की राशि हमने ज्ञात कर ली 2 लाख रुपए, और हम क्या करते हैं 1 अप्रैल को हम खाते तैयार करते हैं। तो वर्ष का अंत कब हो रहा है इसमें, 31 मार्च को। पहले वर्ष का अंत है वो कब होगा, 31 मार्च 2016, क्योंकि 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी थी, तो ये हमारा वर्ष जो प्रारंभ हुआ है खाते तैयार करने का 1 अप्रैल को, और वर्ष की समाप्ति कब होगी, 31 मार्च 2016। तो 31 मार्च 2016 ये पहला वर्ष है। तो पहले वर्ष के अंत में हम क्या करेंगे, जो एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन की राशि हमने ज्ञात कर ली थी पहले ही 2 लाख रुपए, तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी। ये 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से हम एंट्री है वो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी। ठीक है, और वर्ष के अंत में, और ये डेप्रिसिएशन है व्यापार के लिए क्या लॉस है, इसको मैंने बताया था कि इसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाता है। व्यापार के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, इनकम होती है, उसको लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। इसलिए डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो लाभ हानि खाते में दिखाया जाएगा। तो उसी दिन वर्ष के अंत में यानी कि 31 मार्च 2016 को दूसरी एंट्री क्या करेंगे, ये डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है लाभ हानि खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन। यानी कि पहले वर्ष के अंत में हम 2 एंट्री करेंगे, एक तो डेप्रिसिएशन की राशि की 2 लाख रुपए से, इसकी एंट्री तो क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी। यानी कि डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया, मशीनरी को क्रेडिट करने का मतलब है कि मशीन का मूल्य 2 लाख रुपए से कम हो गया, क्योंकि मशीन आई थी तो हमने मशीन को क्या किया था, डेबिट किया था। अब डेप्रिसिएशन से 2 लाख रुपए कम हो गया तो मशीनरी को हमने क्रेडिट कर दिया, और चूंकि व्यापार के लिए लॉस है इसलिए हम 2 लाख रुपए को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये तो होगी पहले वर्ष के अंत में। अब दूसरे वर्ष का अंत कब होगा, दूसरे वर्ष का अंत होगा आपके 31 मार्च 2017। दूसरे वर्ष के अंत में मशीन को बेचा है, लेकिन कब, डेप्रिसिएशन तो हम याद कर लेंगे। तो दूसरे वर्ष के अंत में फिर हम डेप्रिसिएशन याद करेंगे, तो डेप्रिसिएशन तो हमारा वही 2 लाख रुपए। तो दूसरे वर्ष के अंत में 31 मार्च को वही 2 एंट्री करेंगे। पहले 2 लाख रुपए से एंट्री डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी, और फिर इसको फिर लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर देंगे 2 लाख रुपए को, उसकी एंट्री भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, और फिर दूसरे वर्ष के अंत में इसको ज्ञात करने के बाद में दूसरे वर्ष के अंत में हमने क्या किया, इस मशीन को कितने में बेच दिया, 3 लाख रुपए में बेच दिया। 3 लाख रुपए में बेच दिया, तो बेचने की जो एंट्री है ये भी 31 मार्च 2017 को एंट्री करेंगे। बेचने की एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR टू मशीन, क्योंकि मशीन जा रही है, कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट DR टू मशीन 3 लाख रुपए से ये एंट्री कर देंगे। अब देखो लॉस प्रॉफिट कितना हुआ, हमने देखो डेप्रिसिएशन 2 वर्ष ज्ञात किया। पहले वर्ष का डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए, और दूसरे वर्ष का डेप्रिसिएशन वो भी कितना हुआ, 2 लाख रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन है वो कितना हो गया, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए हो गया। मशीन का टोटल मूल्य कितना था, 8 लाख रुपए। 8 लाख में से 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो डेप्रिसिएशन इसमें से घटा देंगे 8 लाख में से, तो मशीन का मूल्य कितना बचा, 4 लाख। यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में जब मशीन को बेचा गया तो मशीन का मूल्य कितना था, 4 लाख, और 4 लाख की मशीन को हमने कितने में बेचा है, 3 लाख रुपए में। तो 1 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया।
1 लाख रुपए का जो लॉस हो गया, इस लॉस को भी हम क्या करेंगे, लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए की जो राशि है ये हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू मशीन, क्योंकि ये लॉस है तो इसलिए P&L में, और लॉस किस पर होगा, मशीनरी पर, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो आज मैंने आपको जो ये बताया है इसको एक बार आप देख लेना कि हम ये सूत्र का इस्तेमाल करके डेप्रिसिएशन ज्ञात करते हैं, और जो एंट्री जो मैंने बताई थी उसको देखो। मैंने लॉस कैसे ज्ञात किया बताया कि हमने 2 वर्ष तक डेप्रिसिएशन ज्ञात किया कि मशीन हमने कब बेची, दूसरे वर्ष के अंत में। तो 2 वर्ष तक डेप्रिसिएशन हमारा कितना हुआ, पहले वर्ष का 2 लाख और दूसरे वर्ष का 2 लाख, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 4 लाख रुपए। मशीन का मूल्य 4 लाख रुपए कम हो गया, मशीन का टोटल मूल्य कितना था, 8 लाख। 8 लाख में से 4 लाख रुपए लेस करने के बाद में मशीन का मूल्य कितना बच गया, 4 लाख। यानी कि जिस दिन मशीन को सेल किया गया उस दिन मशीन का मूल्य 4 लाख था, और 4 लाख की मशीन को हमने 3 लाख रुपए में बेचा है, तो 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। ये जो लॉस हो गया है इसकी एंट्री भी हम 31 मार्च 2017 को ही करेंगे, लाभ हानि खाते में दिखाएंगे। उसकी एंट्री भी क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू मशीनरी। ठीक है, तो इन एंट्रीज को आप ये देख लें।